बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो दो प्रमेय हैं, समांतर अक्षों के प्रमेय और लंब अक्षों के प्रमेय, उनमें से आज हम लोग समांतर अक्षों के प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो हम लोग लंब अक्षों का प्रमेय का अध्ययन करेंगे। और ये दोनों वीडियो ऐसे हैं जो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष की परितः कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो इसके लिए देखो, स्टेटमेंट तो इसका लिखा हुआ है, इसको समझ करके तैयार कर लेना है। विज्ञान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए देखो, ये थ्योरम क्या कहती है, पहले तो अच्छे तरीके से मात्रा समझ लो, उसके बाद स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है पहले से। मान लेते कोई हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का संपूर्ण द्रव्यमान तो m है। किसी भी आकार की बॉडी हो सकती है इस थ्योरम को यूज करने के लिए, वो 1 डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, किसी भी आकृति की कोई बॉडी है। उस बॉडी का जड़त्व आघूर्ण हमको इस अक्ष के परितः ज्ञात करना है। ये अक्ष मान लेते हैं हमारा, ये अक्ष है AB, ये कहीं पर अक्ष हो सकती है। और एक दूसरी अक्ष जो लेंगे वो अक्ष होनी चाहिए इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए। मान ली ये अक्ष हमारी हो गई, ये सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का C, ये मान लेते हैं E और F। ये ऐसी अक्ष है जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष होती है उसी के समांतर एक दूसरी अक्ष है AB, जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है हमको। द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण पता है, और फिर कहा जाए AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो इस थ्योरम का यूज हम करेंगे तभी जब दोनों अक्षें कैसी हो, समांतर, तभी इसका नाम भी समांतर अक्षों के प्रमेय। और कह रहा है कि अगर इस अक्ष के परितः यानी जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जो अक्ष है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण अगर ICM है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो अक्ष है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना है बॉडी का, ICM। तो अगर हम AB अक्ष के परितः निकालना चाहते हैं, यानी I का मान लिखना चाहते हैं, AB अक्ष का जड़त्व कितना होगा, तो जड़त्व आघूर्ण गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस इस संपूर्ण बॉडी का मास कितना है और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, उसको हम मान लेते हैं A है। उस दूरी के वर्ग के गुणनफल यानी मास और दूरी के वर्ग का गुणा कराएंगे, फिर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण साथ जोड़ देंगे। तो जो दूसरी अक्ष है जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली अक्ष के समांतर, उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाता है। ये स्टेटमेंट है, मतलब किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। देखो इस में लिखा है, इसमें किसी पिंड का किसी अक्ष के जड़त्व आघूर्ण I, ये तो ज्ञात करना है। उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM। यानी अगर किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो AB अक्ष किससे समांतर होनी चाहिए, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर हमको पता है और पिंड का द्रव्यमान व उनके उन दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी दूरी नहीं, समांतर है तो इनके बीच कैसी दूरी होनी चाहिए, लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस प्रकार से, उसका प्रूफ भी करना है हमको, यानी सबूत भी देना है कि ऐसे इस प्रकार से करते हैं। उसको स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके डालते हैं लिंक, तो पॉज करके नोट कर लो। लगाएंगे प्रूफ, सबूत, कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लें हम लोग। प्रूव करने के लिए मान लेते हैं, माना
द्रव्यमान केंद्र C से गुजरने वाला अक्ष EF है, जिसके परितः जड़त्वाघूर्ण ICM ये ले लिया। इस अक्ष के समांतर, अगला दूसरी भाषा और क्या लिखेंगे हम लोग, इस अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर एक दूसरी अक्ष AB है, जिसके परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। इस अक्ष के समांतर, कौन सा अक्ष के समांतर, EF के समांतर एक दूसरी अक्ष AB है, जिसके परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। जड़त्वाघूर्ण मतलब I ज्ञात करना है, जड़त्वाघूर्ण I ज्ञात करना है। दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी A, ये और मान लिया हमने, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, A है। अब आगे फिर मान लेते हैं, माना में क्या मानेंगे हम लोग कि जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष है, उससे r दूरी पर, ये r दूरी पर एक कण है जिसका द्रव्यमान है m। तो पहले हम इस कण का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करेंगे, इस AB अक्ष के परितः इस कण का जड़त्वाघूर्ण। तो जड़त्व किसी कण का जड़त्वाघूर्ण निकालना है तो उस कण का द्रव्यमान हो और घूर्णन से दूरी पता हो, तो mr² कर देते हैं हम लोग, तो कण जड़त्वाघूर्ण निकल आएगा। और निकालना हमको इस पूरी बॉडी का जड़त्वाघूर्ण, तो क्या करें हम लोग, फिर या तो समाकलन का चिन्ह लगाएं, सबको जोड़ें। इस प्रकार से एक कण हमने लिया, ऐसे बहुत सारे कणों को लेकर के सबको ऐड कर दो, यानी सभी कणों को लेकर के ऐड कर दो, तो क्या निकल आएगा, उस पूरे का जड़त्वाघूर्ण निकल आएगा। तो दो तरीके रहते हैं, या तो हम सिग्मा लगाएं, जोड़ करें, या तो समाकलन करें, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस कण का जड़त्वाघूर्ण अगर इसके परितः निकालना है, EF के परितः, तो mr² हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए किसके परितः, AB अक्ष के परितः। AB अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, तो टोटल दूरी इसकी यहां से यहां तक की टोटल दूरी क्या लिख सकते हैं, तो r+a। इसकी ये दूरी हो गई, r इतनी है, टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r+a। तो यहां लिख सकते हैं, माना EF अक्ष से r दूरी पर यम द्रव्यमान का एक कण है। इस कण का AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, छोटा सा कण, तो उसका जड़त्वाघूर्ण छोटा सा होगा, मान लेते हैं वो जड़त्वाघूर्ण कितना है, BI। DI इज इक्वल टू
डी आई लिख दिया। उसके बाद अब दूरी इस अक्ष से कितनी है, आर प्लस ए, इसका जितना कण का द्रव्यमान है m, और दूरी कितनी है एबीएस से आर प्लस ए का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर लगाएंगे, एम मास और दूरी आर, आर यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी आर प्लस ए। ये इस कण का द्रव्यमान निकल आया और हमको निकालना है संपूर्ण बॉडी का जड़त्वागुण एबीएच के परिधि। तो क्या करें हम, ऐसे एक कण का निकाला, ऐसे दूसरे तीसरे चौथे कैसे जितने भी कण है सबका जड़त्वागुण निकालो और सबको जोड़ दो, क्योंकि एक अदिश राशि होने के कारण इसको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, संपूर्ण पिंड का एबी अक्ष की परितः जड़त्व आघूर्ण कितना लिखा जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो डी आई सबका होकर कितना हो जाएगा आई, और इधर क्या लगा देंगे हम लोग सिग्मा एम, सभी का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा लगा देंगे। पहले सब एक कण का इतना है, दूसरे कण का तीसरे का, सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा लगाया, सिग्मा ए सिग्मा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये जड़त्वागुण क्या कर लिया पूरे पिंड का एबीएच के परिधि, ये मुझे ज्ञात करना था। अब जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो इसको नोट कर लो पहले। इसकी भाषा आपको एग्जाम में कितना लिखना है ये सब कुछ हम आपको बताए दे रहे हैं, कितना ही आप लिखेंगे और इसको तैयार करने का पूरा अभ्यास करें। अब इसके आगे और करते हैं लोग, जड़त्वागुण आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा, सिग्मा एम ए प्लस बी को होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA कितना हो जाएगा। और इसको जरा एक्सपेंड करो, यानी सिग्मा एम का अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 MRA ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर जरा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो सिग्मा एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर क्या है यहाँ पर, एम आर स्क्वायर का मतलब इस कण का इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला इसके पद जड़त्वागुण है एम आर स्क्वायर, और सिग्मा लगा है तो इसका मतलब है कि सभी कणों का जोड़ है जड़त्वागुण का, जो ई एफ एच के परितः जो ई एच के परितः अगर जड़त्वागुण निकालें तो एक कण का तो एम आर स्क्वायर हो गया, ऐसे जब बहुत सारे कणों को निकालें तो क्या हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो सिग्मा एम आर स्क्वायर है ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले अक्ष के परितः जड़त्वागुण है आईसी। और आगे ये जो ए पार्ट है, ए का मतलब दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, ये तो सब जगह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग इस जोड़ से बाहर कर लेते हैं, ए स्क्वायर सिग्मा एम लिख सकते हैं प्लस यहां पर जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर कर लो, 2a बाहर हो जाएगा सिग्मा एम आर, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहां पर अगला जो टर्म हम लोग लिखेंगे वो लिखा जाएगा आईसीएम, तो चलो सेंटर ऑफ मास जड़त्वागुण हो जाएगा, और प्लस यहां पर ए स्क्वायर और सिग्मा एम, एम का मतलब एक कण का द्रव्यमान, सिग्मा का मतलब सभी कणों का के द्रव्यमानों का जोड़। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सभी का, एक कण दो कण तीन का चार जितने भी कण सबको जोड़ेंगे, सिग्मा मतलब जोड़, तो क्या आ जाएगा पूरे पिंड का द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल एम, ये स्मॉल एम लिखा एक कण का द्रव्यमान, कैपिटल एम हो गया पूरे पिंड का द्रव्यमान प्लस 2a, और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग जीरो मानते हैं। क्यों जीरो मानते हैं अभी बताते हैं हम लोग। सिग्मा एम आर स्क्वायर जो होता है वो मान जीरो ले लेते हैं, ये बुकों में लिखा भी है क्यों जीरो लेते हैं इसको जरा समझते हैं। पहले जरा इसको हम सिंप्लीफाई करके इसका जो है मेन पावर लिख दें, ये लिख सकते हैं हम लोग सी एम प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग एम ए स्क्वायर, और ये पार्ट जीरो हो गया। ये हमारा प्रूव हो जाता है
जो समांतर अचूक प्रमेय है उसका स्टेटमेंट ये प्रूव हो गया कि किसी पिंड का किसी h के परिधि जड़त्व आघूर्ण I उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परिधि जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट इसका है। अब जरा देखो कि हमने ये जो ICM और M और ये सिग्मा m r स्क्वायर जो लगा दिया है, इसको जीरो कर दिया, उसका क्या मतलब है? तो आप यहां लिख सकते हैं, जहां ICM क्या है? जहां ICM द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। जड़त्व आघूर्ण है ICM द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो गया। जो सिग्मा m जो लिखा है हमने उसके बराबर लिख दिया है कैपिटल M के बराबर। ये क्या है? पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा भाई। सिग्मा जो m जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा m का मतलब हो जाएगा संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान। ये हो गया। और जो सिग्मा m r स्क्वायर जो हमने जीरो के बराबर कर दिया है, उसका मतलब क्यों किया है इसको? क्योंकि पिंड के सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि पिंड के सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः आघूर्ण शून्य होता है। ये रीजन आपको बताना है कि क्यों शून्य लेते हैं सिग्मा m r स्क्वायर की वैल्यू। क्योंकि पिंड के सभी कणों यानी समस्त कणों का द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः आघूर्ण शून्य होता है। ये जो स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है, जरा ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसके जो थ्योरम ऑफ प्रूफ तो खत्म हो जाता है, इसको जरा समझना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद बताते हैं कि ये सिग्मा m r स्क्वायर बराबर 0 क्यों ले लेते हैं। नोट कर लिया? इसको देखो, इसको समझने का तरीका इसका ये है, अगर कोई ये आघूर्णों का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी भी कोई पिंड अगर संतुलन की अवस्था में है और उसका जो आघूर्ण लेना है, आघूर्ण लेने मतलब क्या होता है? आघूर्ण लेने मतलब होता है बल गुणते गुणक से दूरी का गुणा कराना है। और उसको अगर एक कण के लिए निकालना है तो F × R, ये तो करते हैं ना, बल गुणते दूरी। आघूर्ण लगाना मतलब क्या होता है? बल गुणते दूरी। और अगर बहुत सारे कण है तो सिग्मा लगा दिया, यानी आप इसे कह सकते हैं कि सिग्मा FR, यानी अलग अलग कण है। थोड़ी देर चलो ये बॉडी देखो, अच्छा ये मान लो बॉडी बनी है, इसमें ये इसका गुण, ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष हो गया जो हम लोग EF लिख रहे हैं। EF, अब एक कण यहाँ पर है M1, इसकी दूरी है मान लेते R1। एक कण है इसकी दूरी, इसका कण है M2, दूरी है R2। ऐसे एक ये कण हो गया M3, इसकी दूरी हो गई R3। ऐसे करके ढेर सारे कण हैं, तो कहा जाए इसका इन सभी कणों का इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः आघूर्ण लो। तो क्या करेंगे? आघूर्ण लेने वाला होता है कि इस कण पर कितना बल लग रहा है, तो बल कौन सा लेंगे हम लोग? इसका जो बल लगेगा इस कण का, उसको तो mg लेंगे। बल का मतलब उसका भार हो गया mg, तो mg, तो m1g
इंटू R1 एक कण का आघूर्ण हो गया, प्लस M2G_R2 ऐसे कर दूसरे कण का हो गया, ऐसे करके प्लस M3G_R3 ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख लेते हैं, सिग्मा M_G_R। और जो संतुलन की अवस्था की जब बात होती है तो उसका जो समस्त कणों का जो आघूर्ण होता है वो 0 होता है। समझ रहे हैं, आघूर्ण सिद्धांत कहता है कि अगर संतुलन की अवस्था में पिंड है तो सभी कणों का जो आघूर्ण होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब Mg_R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये G कांस्टेंट होता है, इसको बाहर कर लो तो Mr इक्वल टू 0 आ गया। तो चूंकि G 0 हो नहीं सकता है तो क्या होता है, सिग्मा Mr स्क्वायर इक्वल टू 0 हम लोग ले लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग सिग्मा Mr का मान 0 के बराबर दिया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सो नोट कर लो। उसके बाद इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो इसको समझना है। तो क्या यूज करने की क्या शर्तें हैं, पहले तो शर्तें आप पता होनी चाहिए। नोट कर लिया। तो पहले तो इसमें कुछ शर्तें मैं आपको पता हूं, प्रमेय की शर्तें क्या है। प्रमेय की कब प्रमेय हम लोग लागू करेंगे। तो पहली बात, तो पहली शर्त इसकी ये है, यह प्रमेय 1D यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वस्तुओं पर लागू या पर प्रयोग की जा सकती। पहली शर्त तो ये है, ये प्रमेय 1 डायमेंशनल जो रॉड के लिए हो, चाहे कोई समतल पटल हो, चाहे बेलन हो यानी गोला हो, 3 डायमेंशनल हो मतलब कोई बॉडी, तो कोई भी वस्तु है उस पर हम इस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। ये प्रमेय 1D 2D 3D मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वस्तुओं पर प्रयोग की जा सकती है। दूसरी शर्त यह है कि इसमें जो दोनों जो अच्छे हैं, दोनों अच्छे परस्पर समांतर होनी चाहिए। मतलब ये भी शर्त है, दोनों अच्छे कैसे होने चाहिए, परस्पर समांतर, इधर उधर वाले अगर हैं तो फिर लागू नहीं होंगे ये प्रमेय। और दोनों अक्षों में से एक अक्ष द्रव्यमान केंद्र C से होकर जाना चाहिए। ये और शर्त प्रमुख है, दोनों में से यानी दोनों समांतर तो हैं पर एक भी द्रव्यमान केंद्र से होकर के नहीं जा रहे तो ये प्रमेय लागू नहीं होगी। दोनों समांतर होनी चाहिए और दोनों में से एक जो है वो द्रव्यमान केंद्र से होकर के जाना चाहिए, तभी ये इस प्रमेय का यूज हम लोग कर सकते हैं। और चौथी शर्त ये है कि जो ए की वैल्यू है, जो A स्क्वायर जो लिखा गया है उसमें ए जो है वो दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए। ये और शर्त है इसमें कि दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए। अगर तिरछा या टेढ़ी मेढ़ी दूरी दे रखी है तो पहले हम लंबवत दूरी ज्ञात कर लेंगे, वो ए का काम करेगा। दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए ए। तो ये 4 जो शर्तें हैं, इन शर्तों के तहत इस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसका उपयोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए और याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए।
उपयोग देख लो इसका। पहला उपयोग हम मान जैसे कहते हैं कि हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लंबाई है L, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में C, इससे होकर जाने वाले अक्ष के परिधि जाए तो आगुण हमको पता है, ये हम लोग याद कर चुके हैं। ये इसका ये EF अक्ष का काम कर रहा है, ठीक है ना। और इसके अक्ष के परिधि पता है कि पहले ये जो सेंटर मास से पास होकर के जा रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र से होकर के जा रहे हैं, तो इसका ICM कितना होगा ये हम लोग को पता है। क्षण का द्रव्यमान अगर m है, क्षण का द्रव्यमान अगर m है और उसकी लंबाई l है तो mL²/12 होता है सेंटर मास से पास होकर जाने वाले। तो ये तो पता होना चाहिए सेंटर मास से पास होकर जाने वाली अक्ष के परिधि जाए तो आगुण कितना होगा। और प्रश्न ये है कि इसके जो एंड पॉइंट है यानी सिरा है क्षण का, उसके परिधि जाए तो आगुण निकालना है। इस अक्ष के परिधि जाए तो आगुण हमको ज्ञात करना है। तो क्या करें हम, मान लीजिए हमारी AB अक्ष है, इसके परिधि जाए तो आगुण कैसे ज्ञात होगा। AB अक्ष की परिधि जाए तो आगुण अगर ज्ञात करना है जड़त्वाघूर्ण I का मान कितना होगा। अगर हम प्रमेय यूज करते हैं तो प्रमेय का यूज करने मतलब क्या होगा, ICM भाई समान। प्रमेय कैसे यूज कर लेंगे, दोनों अक्ष कैसी हैं समांतर। ये हमारी EF अक्ष हो गई, EF सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, AB अक्ष के परिधि निकालना है तो वो I हो गया, सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परिधि तो कितना होता है ICM। और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी L/2। टोटल लंबाई अगर L है तो आधी कितनी हो जाएगी L/2। तो यहाँ पर जो ma² यूज करेंगे तो m मतलब टोटल मास कितना है इस बॉडी का, यानी क्षण का द्रव्यमान कितना है, तो इसको इसका यूज करो। ICM की वैल्यू कितनी है mL²/12 जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिधि mL²/12 प्लस m बॉडी का द्रव्यमान L, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा L²/4। इसको जरा ऐड कर लो तो ये हो जाएगा, इसको हम लोगों को लिख सकते हैं mL² कॉमन हो जाएगा और इसको हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/3 + 1 कितना हुआ mL²/12 × 4/3 कितना बचेगा 4 से 4 कैंसिल। I का मान कितना हो गया mL²/। तो अगर इंद के परिधि यानी जो इंद सिरा है इसका, यानी जो क्षण का जो सिरा है उसके परिधि जाए तो आगुण ज्ञात करना है तो कितना होता है mL²/3। तो इस प्रकार से अगर समांतर अक्ष अगर पता है कि एक अक्ष के परिधि जाए तो आगुण अगर हमको दे रखा मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले अक्ष के परिधि जाता है अगर पता है तो फिर हम उसके समांतर दूसरी अक्ष कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो अक्ष यहाँ से होकर के पास हो रही हो चाहे यहाँ से होकर के पास हो रही हो, बस ये उनके बीच की दूरी लंबवत दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे क्षण के लिए यूज कर सकते हैं, बस जो शर्तें लिखी उस शर्तों के तहत आपको यूज करना है इस प्रमेय का, ठीक है। एक यूज तो ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले जड़त्वाघूर्ण पता है उसके समांतर दूसरी अक्ष कोई है उसके परिधि निकालना है तो हम समांतर उसी प्रमेय का यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा यूज हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास एक ठोस गोला है और ठोस गोले का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बिल्कुल एकदम केंद्र पर। इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले अक्ष के परिधि जड़त्वाघूर्ण यानी ये किसका काम कर रहा है EF। तो इसका जड़त्वाघूर्ण कितना होगा ये हमको याद होना चाहिए। जड़त्वाघूर्ण कितना होगा सेंटर ऑफ मास से पास होने के लिए, ये हम लोग अगर ठोस गोला है 2/5 mr², त्रिज्या इसकी कितनी है r, मास कितना है m। अगर ठोस अगर गोला है तो इसके इतना फार्मूला हो जाएगा, अगर खोखला होता तो 2/3 mr² हो जाता, ठीक है ना। तो दोनों के लिए लागू कर सकते हैं, खोखले के लिए हो चाहे ठोस के लिए। ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण कितना हो गया। अगर कह रहा है कि बताओ
इसके स्पर्श करती हुए कोई अक्ष है, ऐसे स्पर्श करती हुई कोई अक्ष है ऐसे, तो ये अक्ष हमारी हो गई। इसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इससे देखो, इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों अक्षें कैसी हैं, समांतर। ए का सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस अक्ष को निकालना कितना आसान है। तो इसका मतलब है ए बी अक्ष के परितः अगर निकालना हो, ए बी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण I इक्वल टू समांतर प्रमेय क्या कहती है, ICM प्लस MA²। यहां पर ICM का मान कितना है 2/5 MR² प्लस M, और A का मतलब क्या है, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की R, जितनी उसकी त्रिज्या है। ये तो होगा ना भाई, इसके स्पर्श करता हुआ लाइन खींची और इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये रेडियस का काम करेगा बीच की दूरी। तो इसका यहाँ कर सकते हैं हम लोग MR², स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 5 का नाम 5 और 2 7, 7/5 MR²। इस प्रकार से अगर स्पर्श करता हुआ कोई अक्ष है, परित को स्पर्श करता हुआ कोई अक्ष है, तो उसके परितः कितना होगा 7/5 MR²। तो ये अक्ष स्पर्श करता हुआ कहीं पर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, और सेंटर ऑफ मास ठोस गोला है, सिमेट्रिकल है चारों तरफ से। तो इसका मतलब है कि उसको चाहे जिस मान लो ये इसमें इस तरीके से होता क्वेश्चन, टेढ़ा दे रखा होगा, कहा जाता है बताओ इस अक्ष के परितः बताओ कितना जड़त्व आघूर्ण होगा, ऐसे इसके परितः पूछ लेता अगर क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, फिर इसके समांतर एक लाइन खींचते और वो भी सेंटर ऑफ मास से पास होकर के जाती। तो अब ये डिस्टेंस भी आर होती, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण उतना ही होता जितना कि इसके अक्ष के परितः। ऐसे क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और सिमेट्रिकल होने का चाहे जिस दिशा में ये अक्ष खींच दें, सेंटर से पास होने वाला उसके परितः आघूर्ण हमेशा 2.5 MR² होता है। ठोस के लिए, खोखले के 2.3 MR² होता है। तो इसके लिए तो अब यूज हम लोग कर सकते हैं, दोनों समांतर हैं, एबीएच की वजह से आघूर्ण भी इतना ही निकलेगा। तो इस प्रकार से हम समांतर अक्षों का यूज, समांतर अक्षों के प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे कि लंब अक्षों की प्रमेय क्या होती है और उसका कैसे प्रूव करते हैं और उसकी क्या शर्तें हैं, उसके बाद इसके कैसे यूज किया जाएगा। तो आज क्लास हमारी समाप्त होती है, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।